Hello, everyone. So let's begin with our officially first class, है ना? तो लास्ट क्लास में तो हमने थोड़ा सा अपने कोर्स के बारे में डिस्कशन किया था और देखा था कि भाई कंपनीज एक्ट को किसने बनाया है, क्या है, थोड़ा बेसिक्स, है ना? अब आज हम एक्चुअल में स्टार्ट करने वाले हैं विद आर सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है क्योंकि सबसे ज़्यादा कवरेज इसी की है। 40% कवरेज है हमारी कॉरपोरेट लॉज की। और आज हम सेक्शन सी कॉरपोरेट लॉज में कंपनीज एक्ट को शुरू करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से अलग अलग होता है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स, है ना? तो जब हम सेक्शन 1 और 2 की बात करते हैं, ये हम रीड करते हैं इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, राइट? बट अगर हम अपने इंस्टीट्यूट की बुक उठा के देखेंगे, मॉड्यूल उठा के देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि उसमें ऐसे कंपनीज एक्ट करके सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, ठीक है? हाँ, उसमें थोड़ा सा डिवाइड किया है और पहले उसको लिख दिया है कंपनीज टाइप्स, प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड रिलेटेड प्रोसीजर्स, और ब्रैकेट में से लिख दिया है सेक्शन 1 टू सेक्शन 122, ठीक है? तो ऐसे करके दिया हुआ है। तो ये सेक्शन 1 टू 122 में बहुत सारे चैप्टर्स कवर होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और उसी के हिसाब से हम इसको क्या करने वाले हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो everyone should have their copies, and what you'll write is Companies Act 2013, right? Companies Act 2013, that is what we're starting today. What is company? कंपनी आज के टाइम में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट वे और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इफ यू वांट टू डू एनी बिजनेस, इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे, ठीक है? मैम, क्या कंप्लायंसेस वगैरह ज़्यादा होते हैं, क्या टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा होती हैं? द आंसर इज़ येस, बट स्टिल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ईजी हो गया है आफ्टर दिस MCA पोर्टल, कंपनीज एक्ट 2013, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? बट बिफोर वी एक्चुअली गो ऑन टू कंपनीज एक्ट, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि भाई आखिर कंपनी तुम क्या चीज़ हो, है ना? तो कंपनीज एक्ट में होते हैं 29 चैप्टर्स, ठीक है? केम अप with 470 sections. Why? Because you need to learn this, इसलिए मैं इस तरीके से ही आपको बता रही हूँ, ठीक है? There are seven schedules. सबके बारे में एक एक करके पता चलेगा, ठीक है? बहुत एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये बेसिक्स हैं। ये क्या याद रखने हैं मैम? तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है? या वो याद होना चाहिए, इसमें कुछ बहुत टेक्निकल सा चीज़ नहीं है कि ये याद नहीं हो रहा है, ठीक है? ओके, नाउ कंपनीज, एक आता है मीनिंग और एक आती है डेफिनेशन. डेफिनेशन इज गिवन under section 2 clause 20 of Companies Act 2013. and meaning क्या होता है? मीनिंग इज वेरी सिंपल. मीनिंग का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स. वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स मतलब सब अपनी मर्जी से आए, किसी को गन पॉइंट पर रख के हम नहीं लेके आए हैं, है ना? तो वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो आए हैं फॉर अ कॉमन इकोनॉमिक पर्पस. जैसे हम तुम भी मिले हैं, है ना? हम लोग भी मिले हैं. हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि भैया एकदम सॉलिड नॉलेज एक्वायर करनी है और एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं, ना? अब जो लोग कंपनी बना रहे हैं, कुछ ऐसे लोग who share the common purpose, right, a common vision, and कोई इकोनॉमिक पर्पस के लिए, कोई बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए, वो प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है, वो अदर देन प्रॉफिट भी हो सकता है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव कंपनीज लाइक सेक्शन 8 कंपनीज विच आर फॉर्म्ड फॉर नॉट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, जो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए कंपनीज बनाई जाती है, जिसके थ्रू हम चैरिटी करते हैं. अभी वो बाद में हम बात करेंगे, ठीक है? तो कंपनीज एक्ट
में क्या है, हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। जब कभी भी आप कंपनी बना के बिजनेस करना चाहोगे, कंपनी क्या है, कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ और अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस विच कुड हैव अ प्रॉफिट मोटिव और अदरवाइज। ठीक है, ये है हमारा मतलब कंपनी का। अब आती है डेफिनेशन की बात। डेफिनेशन क्या दी हुई है, डेफिनेशन बहुत अलग दी हुई है। डेफिनेशन का मतलब है हम कंपनी उसको बोलेंगे जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो या प्रीवियस कंपनी लॉ में, प्रीवियस लॉज में रजिस्टर्ड हो। ठीक है, इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो या प्रीवियस कंपनी लॉज में रजिस्टर्ड हो। इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो मतलब टुडे इफ आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना, मुझे तो अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ आइडिया है कि ये आइडिया बहुत चल सकता है, या आजकल मोबाइल रिपेयर बहुत डिमांड में है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी आपको लगा, उसकी आपने मैन्युफैक्चरिंग की या आपने रिटेल किया कि यहाँ से खरीदेंगे यहाँ पे बेचेंगे, वॉट एवर यू आर डूइंग, या कुछ आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, किसी भी तरीके का बिजनेस करना चाहते हो प्रॉफिट के लिए या नॉट प्रॉफिट के लिए, आप कंपनी खोल सकते हो। ठीक है, अब आपने डिसाइड किया दैट आई वांट टू ओपन अ कंपनी। अब कंपनी कैसे ओपन होगी, कंपनी ओपन होती है कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे हुए प्रोसीजर के हिसाब से। So there is an incorporation procedure. That means you have to get yourself registered according to whatever is written. You have to get yourself incorporated according to whatever is written. So once you register yourself, आपको क्या बोला जाएगा, कंपनी बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन में क्या लिखा है, हर वो कंपनी जो इसमें रजिस्टर्ड है उसको हम कंपनी बोलेंगे। मतलब ये नहीं है कि हम चलते फिरते बोल देते यार ये देखो एक कंपनी है, अरे भाई वो कंपनी हो सकता है नहीं हो। क्यों, क्योंकि कंपनी हम उसी को बोलेंगे जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो। ठीक है, जैसे वी कॉल LIC एज अ कंपनी। कई बार हम बोल देते हैं यार LIC है ना, वो क्या LIC कंपनी है, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि LIC कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, ओके। अब रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, क्लियरली ये तो पता चल रहा है कि ये 2013 में आई है ना, कंपनीज एक्ट न्यू लॉ है ये, कंपनीज एक्ट 2013, 29 अगस्त। नाउ इसके पहले क्या कोई भी लॉ नहीं था कंपनी से रिलेटेड? कंपनीज तो बहुत पहले पहले से चल रही है, क्या 2013 से कंपनी बनी है यार? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ही देख लो, बहुत पुरानी कंपनी है। तो 2013 से पहले कहाँ बन रही थी कंपनियां? तो हमारे पास इसके पहले थे प्रीवियस कंपनी लॉज। बहुत सारे लॉज रहे हैं प्रीवियस कंपनी लॉ, जो लास्ट बहुत टाइम के लिए रहा था दैट वाज कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, इसके पहले भी हमारे पास कंपनीज एक्ट थी। ठीक है, तो ये जो कंपनीज एक्ट 2013 आई थी, ये बेसिकली इसने रिप्लेस किया था इसको, कंपनीज एक्ट 1956 को। ठीक है, तो अब मतलब पहले जो कंपनीज एक्ट थी तब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो भी आप कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी ही हो। ओके, सो दैट इज व्हाट द डेफिनेशन मीन्स, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ। ओके, तो ये क्या है, हमारी डेफिनेशन है। और मीनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो मीनिंग क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर, ये क्या हो गया, ऑफ पर्सन्स फॉर कैरिंग ऑन अ बिजनेस which could be for profit or otherwise। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? So we move further. See, there are a lot of things, but we will strictly stick to what is included in our syllabus and what will
what you should know professionally and what you will be asked in the examination, है ना. तो बस हम उन्हीं दोनों चीज़ पे काम कर रहे हैं. फाइन, ओके, ठीक है. चलो, प्रीवियस कंपनी लॉ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. प्रीवियस कंपनी लॉ वैसे सेक्शन 2 क्लॉज 67 में डिफाइंड भी है, बट दैट इज़ नॉट समथिंग जिसकी डेफिनेशन फिलहाल हमें पढ़नी है. जो सेकेंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, या फिर आप इसको फीचर्स ऑफ अ कंपनी भी बोल सकते हो. ओके, फीचर्स ऑफ अ कंपनी भी बोल सकते हैं हम. इसमें पहला फीचर क्या आता है हमारा, सेपरेट लीगल एंटिटी. Separate legal entity. Now, what does it mean? What does it mean? So, before I move on further, I want to show you a particular video. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट. हाँ, चलो. So let's have a look at this सारी first. उम्र खेलता रहेगा या कोई काम भी करेगा. बहुत हुआ अपमान, आप करूंगा मैं काम. So this was character बनी. बनी ने क्या किया, डिसाइड किया कि मेरे को प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना है 1 लाख कैपिटल के साथ. अब इसने क्या देखा, एक ऑनेस्ट बैंक, इसको लगा यार और एक्सपैंड करना है तो और फंड्स की ज़रूरत है, तो इसने बैंक से लोन लिया. 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, बट बैंक तो अब पीछे पड़ जाएगी कि मेरे 5 लाख रुपए वापस करो, और बनी से ही लेगी, बिकॉज इट्स नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. अब अगर बनी की डेथ हो गई तो बिजनेस डाइज, बिकॉज बनी और बिजनेस कोई अलग अलग एंटिटी नहीं थे. सेकेंड ऑप्शन, बनी ने सोचा चलो पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं विद हनी. दोनों ने 50-50 हज़ार रुपए लगाए, बट देन व्हाट विल हैपन, लोन अगेन, लॉस अगेन, लायबिलिटी अगेन. सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कोई रास्ता दिखाइए. सो बनी हमारे पास आया है, और बनी को अब हम क्या एडवाइस दे सकते हैं, वी कैन गिव हिम एन एडवाइस दैट लेट्स फॉर्म अ कंपनी. ठीक है, कंपनी में 2 एडवांटेज आपको मिलते हैं. बिगेस्ट एडवांटेज दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, जो आपको बाकी कहीं नहीं मिल रहा है. ठीक है, देयर इज़ ऑल्सो अ कंसेप्ट कॉल्ड एज LLP, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. तो वो इसके बीच का हाइब्रिड होता है, वो भी आपको कुछ फीचर्स देता है. बट फिलहाल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी, इट हैज़ सम फीचर्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप. प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है यार, आप भी सेम और आपका बिजनेस भी वही है ना, एक ही खाता है, एक ही ITR है, सब चीज़ें एक एक ही हो रही है. अब आपने लोन लिया, इट डजेंट मैटर कि बिजनेस में पैसे डूब गए, आपसे घर वो बैंक वाले आ जाएंगे, आपका घर उठा के ले जाएंगे, मतलब घर तो उठा के नहीं लेके जा सकते, गाड़ी उठा के ले जाएंगे, ऐसे कर लेंगे. बट अगर वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी, कंपनी में क्या होता है, आई एम एन इन्वेस्टर, मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं. देयर आर 4 फ्रेंड्स जिन्होंने मिलके कंपनी बनाई, सबने 50,000 कंट्रीब्यूट किया. सो वी 4 आर द शेयर होल्डर्स, वी 4 आर द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी, है ना. तो कंपनी में अगर हमने पैसा लगाया और फिर कंपनी ने बैंक से लोन भी लिया, अब वो पैसा डूब गया, हमारे 50,000 डूबे, दैट इज इट, है ना. बैंक हमसे नहीं बोल सकते कि तुम 5 लाख और निकालो. अरे क्यों निकालें हम, कंपनी अलग है, हम अलग हैं. माई लायबिलिटी इज लिमिटेड, माई लायबिलिटी इज लिमिटेड. तो ये 2 चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि कंपनी अलग है और कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया है वो अलग हैं. दे आर the shareholders of the company, they are the investors of the company. Basically they are not the owners of the company, although we call them the owners, कि shareholders are the owners of the company, but कोई किसी को own नहीं करता है, because वो एक separate legal person है. अब सेपरेट लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ नेचुरल पर्सन. तो इस पर्सन को, जैसे एक नेचुरल पर्सन कैसे आता है, बाय बर्थ एंड डाइज बाय डेथ, राइट. बट ये लीगल पर्सन है, तो लीगल बर्थ होती है और लीगल डेथ होती है. लीगल डेथ इज डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन, लीगल बर्थ इज इनकॉर्पोरेशन.
तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, आई एग्जिस्टेंस में, एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स. इट हैज़ इट्स ओन corporate existence. This was also established in the famous case of Salomon versus Salomon, जो फिलहाल मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ऑल्दो वो केस लॉ यहाँ पे आपको दिखेगा. ठीक है, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. अपनी बुक में या कहीं पे भी इसको मार्क भी कर लेना. दिस इज नॉट टू बी लर्न फॉर एग्जाम. ठीक है, नॉट टू बी लर्न फॉर एग्जाम, सबसे पहली बात. ओके, फिलहाल हम फीचर्स पढ़ रहे हैं. तो आर्टिफिशियल पर्सन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कंपनी इज़ नॉट अ नेचुरल पर्सन. कंपनी कैसे एग्जिस्टेंस में आई है? लीगली आई है, एंड इट डाइज ऑल्सो लीगली. सो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकती है, शादी नहीं कर सकती है. ठीक है, हाँ, बिकॉज इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, है ना. वो सब काम कंपनी के बिहाफ पे किसी और को करना पड़ता है. ठीक है, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. इट कैन हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी, ओन बैंक अकाउंट. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकते हैं. फाइन. नेक्स्ट कम्स लिमिटेड लायबिलिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, लिमिटेड लायबिलिटी. ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है. अब लिमिटेड लायबिलिटी में बात समझने की कोशिश करना. जैसे बनी को क्या हुआ? बनी इज वन ऑफ आवर फेवरेट कैरेक्टर्स. तो बनी के केस में क्या हुआ यार? बनी को बहुत नुकसान हुआ, और बनी की लायबिलिटी जो थी ना वो अनलिमिटेड थी. भैया जितना लॉस करते जाओगे, क्रेडिटर से पैसे ले लिए, इससे ले लिए, उससे ले लिए, उससे ले लिए, सब पैसे तुमको अपनी जेब से भरते जाना पड़ेगा. देयर इज नो वे यू कैन एस्केप फ्रॉम दिस, राइट. बट कट टू, अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में क्या होता है? कंपनी के केस में अगर कंपनी में लॉस हो गया, ठीक है, there will be nobody else apart from the company who can be called to pay the debts of the company. भाई कंपनी है, मैं कंपनी को चला रही थी. I will tell you how the company runs. हमने कंपनी बनाई, 4 लोगों ने या 4 फ्रेंड्स ने क्या किया? 50,000 ईच इसमें कंट्रीब्यूट किया. जब हम प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं तो जो हम पैसा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर्स कैपिटल. पार्टनरशिप होती है, 2 पार्टनर्स पैसा लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल. जब एक कंपनी होती है और कंपनी में जो लोग पैसा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. क्या होते हैं शेयर्स? क्यों शेयर कैपिटल बोलते हैं सब समझ में आएगा, बट फिलहाल शेयर कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, और ये जिन लोगों ने पैसा लगाया, कंपनी इनसे पैसा लेती है, इसके अगेंस्ट इनको रसीद देती है कि तुमसे हमने इतने पैसे लिए हैं, तुम इतने शेयर्स के होल्डर हो. ठीक है, शेयर मतलब सबसे छोटी यूनिट. अभी नहीं समझ में आ रहा है और मैं समझाना भी नहीं चाह रही हूँ. ठीक है, तो इनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स. बेसिकली हम अगर एकदम प्लेन लैंग्वेज में बात करें तो देर ऑल्सो द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी. उन्होंने अपना पैसा लगाया है. ठीक है, अब ये लोग, इन्होंने पैसा लगाया है, दे कैन डिसाइड हु विल मैनेज द कंपनी. कंपनी को कौन चलाएगा, डे टू डे बहुत सारे काम होते हैं, कौन उन चीजों को देखेगा. ठीक है, तो ये कैसे होता है? इलेक्ट समबडी, किसी को इलेक्ट कर सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं कि भाई तुम हो कंपनी के डायरेक्टर. अब डायरेक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, सब पता चलेगा बाद में. ठीक है, या फिर और देमसेल्स, मतलब खुद को भी बोल सकते हैं कि नहीं यार हमारे पास तो बहुत समय है. जैसे अगर मैं 4 फ्रेंड्स कंपनी खोल रहे हैं तो एक होता है कि यार मेरे पास पैसा बहुत है, मैंने बस पैसा लगा दिया है ताकि पैसे से रिटर्न आए, थोड़ा पैसा मेरा बढ़े, ग्रो करे, है ना, वैसे पर्सपेक्टिव से. और दूसरा ये होता है कि नहीं, आई एम स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, आई वांट टू मैनेज दिस बिजनेस, आई वांट टू ग्रो दिस बिजनेस. तो वो खुद को डायरेक्टर बना सकते हैं, मतलब वो अब कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं. ठीक है, समझ में आई बात? तो ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में और ये खुद ही कंपनी को मैनेज भी कर रहे हैं. मतलब ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो हर डिसीजन कंपनी का यही ले रहे हैं.
इन्हीं का डिसीजन था कि कंपनी तुम बैंक से इतना लोन ले लो, इन्हीं का डिसीजन था कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करते हैं, और यही अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाए जिसकी वजह से इनको लॉस हो गया, जिसकी वजह से इनको चीजें हो गई। यही है वो 4 फ्रेंड्स। पर क्या ये 4 फ्रेंड्स लायबल हैं इन चीजों के लिए? द आंसर इज नो। Why? Because when the company was formed, they agreed that we will contribute 50,000 each to the company. तो उन्होंने 50,000 कंट्रीब्यूट कर दिया। नाउ द कंपनी कैन नॉट आस्क देम फॉर मोर मनी कि नहीं यार कंपनी के पास पैसा नहीं है, लोन रीपे करना है, तुम दो। बैंक भी आके इनसे नहीं बोल सकती कि तुम्हारी तो कंपनी है, तुम ही तो चला रहे हो, तो तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम दो। नहीं। क्यों? यही तो है सेपरेट लीगल एंटिटी, यही तो है लिमिटेड लायबिलिटी। इसीलिए तो कंपनी बनाने को बोला जा रहा है कि भाई आप समझो, एक कंपनी है, कंपनी को अथाह पैसा देना है, सो लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज अनलिमिटेड। हाउएवर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। मेंबर्स कौन है? यही है। इनको आप शेयर होल्डर बोलो, इन्वेस्टर बोलो, मेंबर्स बोलो। अभी मैं आपको सबका डिफरेंस बताऊंगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर, बट नॉट राइट नाउ। ठीक है, तो फिलहाल हम यूनानिमस मतलब एक्सचेंज करके इनको यूज कर रहे हैं टर्म्स। ठीक है, तो यही शेयर होल्डर, मेंबर, इन्वेस्टर हैं हमारे। ठीक है, अब देखो कंपनी में क्या कंसेप्ट चलता है ना शेयर कैपिटल का। वो कंसेप्ट ऐसा चलता है कि कंपनी ने देखा कि मुझे 1 लाख रुपए कैपिटल चाहिए। अब इन्होंने कहा हम एक काम कर सकते हैं, 1 लाख रुपए एक जन से ले सकते हैं, 50-50 हजार रुपए 2 जने से ले सकते हैं, या बाद में हमको लगता है कि हम बहुत सारे लोगों से थोड़ा पैसा भी ले सकते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने पूरे कैपिटल को छोटे छोटे हिस्से में डाल सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा सा पिज्जा होता है, उसको हमने 8 स्लाइस में डिवाइड कर दिया। मुझे थोड़ी सी ही भूख है, मैंने 1 स्लाइस खा ली। आपको ज्यादा भूख है, आपने 2 स्लाइस खा ली। किसी को और ज्यादा भूख है, उसने 4 स्लाइस खा ली। समझ रहे हो आप? तो वैसे ही जब हम पूरे रिक्वायरमेंट को, पूरे कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं छोटी छोटी यूनिट्स पे, किसी के पास इतना सा पैसा है, उसने 1 शेयर ले लिया, किसी के पास ज्यादा पैसा है, उसने ज्यादा पैसा दे दिया। ठीक है, सो व्हाट द कंपनी डिड इज, लेट्स से 10,000 शेयर्स at the rate of 10 each. This is like the share capital. अब क्या है, मुझे लगता है कि यार मैं तो आराम से 10,000 रुपये कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, 1,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। मतलब क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया 10,000। मैंने कंपनी को दिए 10,000 रुपीज, और कंपनी ने मुझे कहा चलो आज से 1000 शेयर हो गए शिवांगी के नाम। अब शिवांगी 1000 शेयर रखे, 1 शेयर किसी को दे दे, ऐसे करे वैसे करे, वो कर सकती है। ठीक है, दैट इज ट्रांसफर कर सकते हैं हम अपने शेयर्स को। हमारे पास 1000 हिस्से हैं, हम 1 हिस्सा किसी को दे सकते हैं, हम 2 हिस्से किसी को दे सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं ना। मैंने तो जो देना था कंपनी को दे दिया, अब ये मेरा हुआ। ठीक है, अभी आपको धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल ये रिक्वायरमेंट है। अब शिवांगी हैड टू पे ₹10 पर शेयर। Supposedly, I have paid 1,000 at the rate of 5 each। मतलब मैंने हर शेयर पे सिर्फ 5 रुपए पे किया है। अभी कंपनी को मैंने 5,000 ही दिया है, जबकि टोटल मुझे कितना देना था, 10,000। मुझे 10 रुपए पर शेयर देना था, मैंने 5 रुपए पर शेयर दिया। तो मतलब ये हो गया मेरा पेड अमाउंट, है ना, पर शेयर, और ये टोटल पेड अमाउंट है ना। अनपेड अमाउंट कितना हुआ, अनपेड इज इक्वल टू 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5 पर शेयर, है ना। और मेरे पास क्योंकि 1000 शेयर्स हैं तो इनटू 1000, तो दैट कम्स आउट टू बी 5,000, राइट। सो दिस इज माई लायबिलिटी, दिस इज माई लायबिलिटी। The liability of members having share capital is limited to the extent of the nominal value of shares held by them. ठीक है, मतलब शेयर होल्डर्स कैन बी कॉल्ड अपॉन, शेयर होल्डर्स से आप कितना पैसा मांग सकते हो, टू पे
the unpaid value of his shares and not more than the unpaid value of his shares. If the unpaid value is 0, shareholder से आप 0 रुपीज से ज्यादा नहीं मांग सकते हो. समझ में आई बात? ठीक है, तो ये फीचर क्या है लिमिटेड लायबिलिटी का. पहला फीचर हमने देखा सेपरेट लीगल एंटिटी एंड आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों मिक्स करके हम लिख सकते हैं. दूसरा फीचर हमने देखा लिमिटेड लायबिलिटी का, मतलब लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड. कितनी लिमिटेड होती है? इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम. ठीक है, समझ में आई? आई होप यू आर राइटिंग विद मी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, then comes your third one, which is perpetual succession. Perpetual succession. Perpetual succession means what? जैसे बनी की डेथ हुई, the business dies, but सर रतन टाटा, he died, right? क्या business की डेथ हो गई? The answer is no. Why? Because it was a company and the company goes on and on and on. Why? Because there are different people who are managing the company. Directors होते हैं, there is a whole system, everything is there, right? वो लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न हो रही है. जो उनके पास शेयर्स थे, जो उनका हिस्सा था, दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू हुएवर ही वांट्स टू, राइट? बट इट गोज ऑन. ठीक है, तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है इनकॉर्पोरेशन से, इट विल डाई लीगली डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप से. उसके बीच में कोई आ सकता है, कोई जा सकता है. कभी आज किसी ने इन्वेस्ट किया है, उसने अपना हिस्सा किसी और को बेच दिया, उसने इन्वेस्ट किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. इट डजंट मैटर. सो परपेचुअल सक्सेशन, द क्रक्स इज मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, but the company goes on forever and ever from incorporation till winding up. The members may come, the members may go, but the company goes on forever from incorporation till winding up. ठीक है. फोर्थ आता है हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी. अब कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होगी, क्योंकि कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग है, तो कंपनी अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे लेती है. हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम 4 फ्रेंड्स ने इन्वेस्ट किया है तो एक काम करते हैं, लैंड में अपने नाम पे ले लेता हूँ, ये बिल्डिंग तुम अपने नाम पे ले लो, ये सब कंपनी का नहीं. कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे ही रहेगी. ठीक है. 5th आता है हमारा कॉमन सील. व्हाट इज कॉमन सील? कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी. ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, जैसे ठप्पा लगाते हैं ना, वैसे ही समझ लो आप. ठीक है. अर्लियर इट वॉज मैंडेटरी. पहले क्या था? कंपल्सरी था कि हर कंपनी, जब आप कंपनी बनाओगे तो आपके पास कॉमन सील भी होना चाहिए. अब मैंडेटरी नहीं है. हमारे पास एक कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आई थी और उसके बाद इन्होंने बोला कि कॉमन सील हम हटा दे रहे हैं. तो अब मैम कंपनी के डॉक्यूमेंट पे साइन कैसे होता है? क्योंकि कंपनी ने जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ कि हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो कंपनी का साइन होना चाहिए ना उस पर, क्योंकि कंपनी अलग है, कंपनी को चलाने वाले अलग हैं, है ना. तो पहले तो ऑफिशियल सिग्नेचर होता था, कॉमन सील होती थी, उससे साइन कर देते थे. अब किससे करते हैं? द आंसर इज, अब अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे आपका कोई शेयर सर्टिफिकेट है, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपका कोई बिल है, किसी पे भी आपको वो लगाना है कॉमन सील, तो अब आप क्या करोगे? इफ company has, I hope you are writing, common seal. If company doesn't have common seal. common seal है तो क्या होता है? common seal नहीं है तो क्या होता है? common seal है तो affix common seal, no problem, है ना. प्रॉब्लम कब आती है? जब आपके पास कॉमन सील नहीं है. तो हमें क्या करना है? 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी हर कंपनी में मैंडेटरी नहीं होता है. कुछ कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरी भी होता है फॉर सर्टेन रीजंस, राइट. तो जिस कंपनी में है उस कंपनी का CS प्लस द डायरेक्टर विल साइन, और अदरवाइज देयर विल बी 2 डायरेक्टर्स हु विल साइन. ठीक है. तो हम मानेंगे कि ये कंपनी ने साइन किया, कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर हो गया, क्योंकि कंपनी यार आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो खुद तो साइन कर नहीं सकती है. ठीक है. ओके. 6th is transferability of shares. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, the shares can be transferred. आजकल तो बहुत कॉमन है एंड मोस्टली स्टूडेंट्स नो अबाउट शेयर्स, है ना. तो क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन, बिकॉज एवरीबॉडी इज इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट. तो अब स्टॉक मार्केट के बारे में भी हम बात करेंगे
कुछ चीज़ें आपको समझ में बहुत अच्छे से आएंगी, एंड कुछ सेबी से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं दैट यू रीड एट द फाइनल लेवल, सो नॉट राइट नाउ, ठीक है। फिलहाल ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड, ओके। पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, प्राइवेट कंपनी में थोड़े रिस्ट्रिक्शन के साथ होते हैं, बट होते हैं, ठीक है। 7 इज कैपेसिटी टू sue and be sued। मतलब मैम कंपनी है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अगर कंपनी ने मेरे साथ गलत किया तो मैं केस किसके ऊपर करूंगी? कंपनी के डायरेक्टर पे, कंपनी में जिसने पैसा लगाया है, मतलब जो कंपनी का शेयर होल्डर है उस पे, या कंपनी पे? कंपनी पे, ठीक है। और कंपनी भी क्या किसी पे केस कर सकती है? द आंसर इज 100%, ठीक है, बिल्कुल कर सकती है, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। अभी लिमिटेड बाय गारंटी मैंने एग्जैक्टली आपको नहीं बताया है, वो जब हम अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। स्टार्टिंग से यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से मीनिंग ऑफ कंपनी हमें समझ में आ गया, ये मैंने आपको लिखवा भी दिया है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी, बेसिकली जो कंपनी के फीचर्स है वही इसके एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। बाकी आपको अगेन नॉट टू बी लर्नड, ठीक है, नॉट टू बी लर्नड, कुछ 2-4-5 चीज़ें ऐसी दिखेंगी, बट आई टेल यू, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस भी है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, कंप्लायंस होती है, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, लिक्विडेशन, मतलब ऐसे ही बिजनेस बंद करके नहीं चल सकते, उसका पूरा प्रोसेस है, बहुत सारी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। एक कंसेप्ट आगे चल के हम पढ़ेंगे CSR का, वो करना पड़ता है। जो मैंने पैसा लगाया बट मैंने किसी और को डायरेक्टर अपॉइंट किया, तो अब मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती, वो अपना हैंडल कर रहे हैं। टू मच ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे फॉर्म्स फाइल करो, डिस्क्लोजर में ये बताओ वो बताओ, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब जब हम आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, दिस आई विल डिस्कस बट लेटर। लिमिटेड लायबिलिटी, perpetual succession, common seal, transferability of shares, separate property, capacity to sue and be sued, ठीक है। कंपनी एक सिटीजन नहीं होता है तो कंपनी को कोई भी सिटीजन वाली राइट्स नहीं मिलती हैं। कंपनी के पास नेशनैलिटी होती है, डोमिसाइल होता है, मतलब वी कैन ऑलवेज कॉल, इफ यू आर रजिस्टर्ड इन इंडिया यू आर एन इंडियन कंपनी, है ना, हम इसी देश के वासी हैं, है ना, तो हम यहीं की कंपनी हैं क्योंकि हम यहीं पे इनकॉर्पोरेट हुए हैं, हम यहीं पे रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, एवरी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। ये लाइन आपको मैं समझाऊंगी बेसिकली शायद जब हम PFI डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा अभी होल्ड करेंगे इस लाइन को, फिलहाल मैं नहीं समझा रही हूँ, एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे? कॉर्पोरेट व्हील, है ना। तो 2 टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं, कॉर्पोरेट और व्हील, है ना। तो कॉर्पोरेट तो हम सबको पता है, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट्स, है ना। थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है बिटवीन बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनी, जो इवेंचुअली पता चल जाएगा, ठीक है। सब चीज़ बताऊंगी, तबीयत से बताऊंगी, आराम से बताऊंगी, है ना। व्हील का मतलब क्या होता है? व्हील इज बेसिकली यू कैन से अ थिन पीस ऑफ क्लॉथ जिसको हम ऐसे कवर करते हैं, तो इट इज़ लाइक अ मास्क और इट इज़ लाइक अ कवर, या कोई भी ऐसा पर्दा आप समझ लो जिससे कोई चीज़ को कवर किया जा रहा है ना। यहाँ पे किसको कवर करने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पे कवर करने की कोशिश की जा रही है उन मेंबर्स को जिन्होंने एक्चुअली पैसा लगाया है कंपनी में, दे आर द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू इलैबोरेट द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड से कि भाई कंपनी अलग और कंपनी के मेंबर्स अलग, है ना। जैसे अगर फ्यूचर में तुम लोग जाके जब बन जाओगे प्रोफेशनल, उसके बाद भाई शादी होगी, शादी के बाद एक स्टेप और आगे, है ना, अब आप स्टेप पता नहीं कौन से चले गए, बट सपोजली व्हेन यू हैव योर चाइल्ड, राइट, और वो जाके कुछ बदमाशी करके आता है तो आपका ही, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक तरीके से उठानी पड़ेगी, पर क्या वो काम आपने किया है? द आंसर इज नो, वो काम किसी और ने किया है। सो आइडियली द चाइल्ड इज डिफरेंट एंड यू आर डिफरेंट, आप 2 अलग अलग सेपरेट लीगल पर्सनालिटीज हो। वैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंपनी जो कर रही है उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है,
हमने पैसा लगाया है, हमने ही डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया है, वही डायरेक्टर्स, हो सकता है वो डायरेक्टर्स हम खुद ही हो, तो हम ही कंपनी को चला रहे हैं, या हमारे इलेक्ट किए हुए डायरेक्टर्स कंपनी को चला रहे हैं। पर फिर भी जो कंपनी कर रही है वो कंपनी कर रही है यार। कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन एक्शंस एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन एक्शंस। दिस इज बेसिकली कॉर्पोरेट व्हील. That means it is a concept that members are protected or members are shielded. Members को protection मिल रहा है from company's action or the liability which company is incurring because of its own actions. तो कंपनी ने कुछ भी गलत किया, जैसे कंपनी was supposed to file a particular form, कंपनी ने वो फॉर्म फाइल नहीं किया, अब इसके लिए कौन जिम्मेदार? कंपनी जिम्मेदार. पेनाल्टी क्या मैं अपनी जेब से दूंगी? अब यार इतनी सारी कंपनीज है दुनिया भर में डिफॉल्ट करेंगी जिसमें हमने पैसा लगाया है, अगर वो कुछ डिफॉल्ट करेंगी तो हमसे पैसा मांगा जाएगा. देखो तुम ही हो जिसने ये डायरेक्टर्स इलेक्ट किए थे जिन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो तुम क्या करो? ये पेनाल्टी तो नहीं यार. So this is the concept of corporate will, which actually grants protection, which shields the members, that you are not responsible, that you're not liable for companies' actions. I've highlighted it over here. The term corporate will refers to the concept that members of a company are shielded from liability connected to companies' actions. मतलब अगर कंपनी ने बैंक से उधार लिया है, कंपनी ही वो उधार पे करेगी. Company is responsible to pay the debt. Company is responsible to pay the penalties. Shareholders get this protection from the acts of the company, although they have invested in the company. They are the investors. They are also responsible for election of management and everything, but still they are protected from the acts of the company. Get it? अब ये कंसेप्ट तो हमसे एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है. एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन आता है वो आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. यस, तो पहला ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो एकदम सतर्क हो जाएं और इसमें क्या लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, सब एकदम याद हो जाना चाहिए आज के आज. ठीक है, तो आज का ये होमवर्क यही रहेगा कि ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ corporate wheel, in what situations corporate wheel may be lifted, या what are the cases when corporate wheel may be lifted by the courts. ऐसे ऐसे करके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. सब में लिखनी बात एक ही है. सबसे पहली बात, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, मतलब कॉर्पोरेट व्हील था उसको लिफ्ट कर दे रहे. हाँ, मैंने बताया था ना कॉर्पोरेट व्हील क्या है. इट्स लाइक अ कर्टन, इट्स लाइक अ पर्दा जो डला हुआ है. अब पहले हम कह रहे थे पर्दे में रहने दो, है ना. अब हम क्या करते हैं, पर्दे को उठा दो. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यहाँ पे बात की जा रही है. लिफ्टिंग ऑफ दिस कॉर्पोरेट व्हील और पियर्सिंग ऑफ दिस कॉर्पोरेट व्हील. जब हम ये देखते हैं कि नहीं, वी डोंट केयर, कंपनी ने ये फाइलिंग नहीं की है, दैट इज फाइन, बट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, अल्टीमेटली वी कैन नॉट पुट द कंपनी बिहाइंड द बार्स. तो इतना घोर अपमान हुआ है, इतना घोर पाप हुआ है ना. तो कोई तो है ना जिसने ये किया है. हु वॉज द पर्सन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग दिस, और उसने ये नहीं किया है. कौन है जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल था फॉर फाइलिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, जिसने ये फाइल नहीं किया, इस वजह से कंपनी ने डिफॉल्ट की. तो नाउ वी आर नॉट लुकिंग एट द कंपनी. वी नो दैट द कंपनी वाज एट फॉल्ट, वी नो दैट द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन एक्शंस, बट एट सर्टेन प्लेसेस वी नीड टू रियली लुक बिहाइंड. हमें ये हटाना है, पर्दा हटाओ, देखो वो इंडिविजुअल मेंबर्स को, देखो उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराओ, उनको पनिश करो. सो बेसिकली द टर्म कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स दैट ओके, द मेंबर्स, द डायरेक्टर्स इवेंचुअली, एंड every other person, every individual who's associated or connected to the company is protected, is shielded from or any liability which may be attracted because of company's actions. पर कई बार ऐसा होता है जब स्टैच्यूट या कोर्ट्स, स्टैच्यूट मतलब लॉ, एक्ट, तो एक्ट को कई बार ऐसा लगता है यार अगर हम ऐसा करेंगे कि हर समय हम कंपनी को बोल रहे पेनाल्टी पे करो, कंपनी को बोल रहे पेनाल्टी पे करो, कंपनी के पास पैसे वैसे बचेंगे नहीं, कंपनी पेनाल्टी पे नहीं कर पाएगी. तो ये जो डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी चला रहे हैं, जो मेंबर्स हैं, ये लोग क्या करेंगे, इसका अनड्यू एडवांटेज उठाएंगे. तो नहीं यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए. तो हमने कई जगह, आप देखोगे कंपनीज एक्ट में आपको दिखेगा दैट एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस व्हाट इज हैपनिंग इज दिस
पर्टिकुलर डायरेक्टर विल ऑल्सो बी लायबल। तो अभी आप कंपनीज एक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आप देखोगे कंसेप्ट ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल, उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई हुई है। तो स्टैच्यूट में बहुत जगह इस कंसेप्ट को पियर्स करके बिहाइंड कौन है उनको देख के रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है। एट द सेम टाइम जो हमें फिलहाल इस चैप्टर में पढ़ना है दैट इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ टाइम्स जब ऐसा हुआ कि कोई आया कोर्ट में हम कब जाते हैं, जब डिस्प्यूट होता है ना, तो कोर्ट में कोई आया और कोर्ट ने ये फैसला लिया कि नहीं ठीक है कंपनी अलग तुम अलग, बट यहां पे तो हम तुम दोनों को एक ही मानेंगे। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट फाउंड इट नेसेसरी कि नहीं भैया ये पर्दा हटा के देखना पड़ेगा, ऐसे तो फिर ये लोग धोखाधड़ी करते रहेंगे, ऐसे तो फिर ये लोग घपला करते रहेंगे। तो वहां पे क्या कर रहे हैं, वो पर्दा हटा के देख रहे हैं, वो पनिश कर रहे हैं उन एक्चुअल पर्संस को हु आर रिस्पॉन्सिबल, हु आर डूइंग अनलॉफुल एक्ट्स, हु आर डूइंग गलत काम। समझ में आया? अब ऐसे कौन कौन से केसेस हुए, बस यही तो एग्जाम में पूछा जाएगा और यही तो एग्जाम में लिखना है। हाय क्या मैम, अभी अभी तो कोर्स शुरू हुआ था, अभी अभी आप ये सब क्या याद करा रहे हो हमें। तो बेटा बेसिकली आपको केस लॉज अगर याद करने हैं तो यही करने हैं, बहुत ज़्यादा जगह आपको केस लॉज याद नहीं करने हैं। केस लॉ का मतलब क्या होता है पहले मैं ये भी बता दूं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है। कई बच्चों ने सुना होगा, कई बच्चे आगे सुनेंगे, बिकॉज आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो। केस लॉ और केस स्टडी में अंतर होता है। केस लॉ मतलब होता है कोई भी जुडिशियल केस या इंटरप्रिटेशन, कभी भी पास्ट में कोई भी कोर्ट में केस आया, इट कुड बी आर इंडियन कोर्ट्स, इट कुड बी इंग्लिश कोर्ट्स और अदर कोर्ट्स ऑफ अदर नेशन ऑल्सो, उनसे भी इंस्पायर होके हम इस चीज को मान सकते हैं। ठीक है, अभी जब आप बेसिकली जब आपको मैं थोड़ा सा और फर्स्ट चैप्टर के उससे थोड़ा सा लीगल की चीज़ें समझाऊंगी ना, तब आपको और अच्छे से कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। देयर यू विल अंडरस्टैंड एंड नो हाउ द हिरार्की इज। वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वी हैव हाई कोर्ट, वी हैव सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट जो कह देता है वो सबको मानना पड़ता है ना। हम लोग ऐसे न्यूज़ में भी सुनते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो वैसे ही होता है। ठीक है, तो जो कोर्ट का फैसला है आइडियली वो किसी एक्ट में लिखा हुआ नहीं था कि ऐसे केस में ऐसा होगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हमने सबने मान लिया, है ना। तो वैसे ही केस लॉ में क्या होता है, कभी कोई कोर्ट में केस आया, एक मिनट, कभी कोई कोर्ट में केस आया, उसमें जज ने ये कह दिया तो हमने ये मान लिया कि हाँ इस पर्टिकुलर केस में फ्यूचर में कभी भी ऐसा कोई दूसरा केस आएगा तो उसमें भी हम यही मानेंगे कि यहाँ से कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करो और एक्चुअल पर्सन्स को पनिश करो, या देखो ये दोनों सेम ही है क्या। समझ में आई बात? ओके, सो द वेरी फर्स्ट केस, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब यहाँ पे आपको केस याद करने की ज़रूरत नहीं है, डिनशॉ बनर्जी पेटिट का ये केस था। मैम हमें कहाँ क्या याद करना है, एवरीथिंग हैज़ बीन हाईलाइटेड ओवर हियर। ठीक है, कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या याद करना चाहिए। अगर आप ये याद नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स। ठीक है, उसके बाद जो ग्रीन से हाईलाइटेड है वो केस लॉ के नाम हैं, ये भी आपको याद करने हैं। मेरी बहुत सिंसियर एडवाइस रहेगी, प्लीज़ इसको याद करना। ठीक है, इसमें लिखना क्या है, ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे अगेन हाईलाइट की हुई हैं, विच आर बेसिकली द कीवर्ड्स यू कैन से। ठीक है, जिनको आपको याद करके इनकॉर्पोरेट करना है अपने आंसर में। आंसर्स कैसे हम लिखेंगे, हाउ डू वी राइट आंसर्स, एवरीथिंग विल बी टोल्ड। ठीक है, तो उसका भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, फिलहाल बस समझो। तो प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया गया। मतलब मैम क्या होता है ये, तो थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देती हूँ आपको। ठीक है, अब डिनशॉ बनर्जी पेटिट, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। अब इन्होंने सोचा कि करें क्या, खोली कंपनीज। ठीक है, 1 2 3 4 कंपनी के नाम पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। अब अगर मेरे पास ही, आप जैसे हमारे इंडियन टैक्सेशन की बात करें, मोर द इनकम मोर द टैक्स, राइट, आप ऐसे समझो। तो अगर इतनी इनकम है, इतना टैक्स देना पड़ रहा है, हमने अपनी इन्कम कम कर दी। इन्वेस्टमेंट्स इतनी सारी, तो बहुत सारी इनकम हो रही थी ना, कम कर दी।
थोड़ी सी इसको दे दी, 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 ठीक है। वो कंपनीज बेचारी और कुछ नहीं कर रही हैं, वो कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही है, उसका कोई धर्म ईमान कोई धंधा कुछ है ही नहीं। ऑल दैट दे आर डूइंग इज जस्ट होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट्स फॉर द सेक ऑफ रिड्यूसिंग टैक्सेस। गवर्नमेंट ने देखा, उनको लगा वैसे तो यार ये डिनशॉ जो है ये अलग, द कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कंपनी के टैक्सेस कंपनी के, इनके टैक्सेस इनके, इनकी इनकम इनकी, कंपनी की इनकम कंपनी की इनकम, नो मैटर ही हैज इन्वेस्टेड, ही हैज ये वो। पर जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू, हमारा नहीं। तो वेन एवर वी आर कंसर्न अबाउट द टैक्सेस, ड्यूटीज, स्टैम्प्स, तो यहाँ पे इन मैटर्स से रिलेटेड जब बात रहती है तो व्हाट दे डिड इज, कोर्ट ने इन सारी कंपनीज और ढिंशॉ को एक ही मान लिया। जब एक ही मान लिया तो इनकम बढ़ी सर से और टैक्सेस की रिकवरी हुई, ठीक है। सो प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, वेन एवर देर इज अ मैटर ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज और स्टैम्प्स, द कोर्ट हैव लिफ्टेड द कॉर्पोरेट व्हील इन पास्ट, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा डिटरमाइनिंग एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी। कौन है दोस्त, कौन है दुश्मन, आज देखेंगे हम लोग, है ना। दोस्त और दुश्मन, अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया की एनिमी कौन, तो मेरे ख्याल से एक यूनानिमस आंसर आएगा, फिलहाल मुझे वो आंसर चाहिए नहीं, ठीक है। देयर इज एनी अदर कंट्री XYZ, है ना, जो अपने मन में इमेजिन करना आप इमेजिन कर सकते हो। अब हुआ ये कि अगर इंडिया इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यहाँ की कोई और कंपनी है, ये इंडिया की कोई कंपनी है, ये यहाँ की कोई कंपनी है, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर इंडिया इज एट वॉर विद द अदर कंट्री, इट कुड बी चाइना, इट कुड बी पाकिस्तान, इट कुड बी एनी अदर कंट्री, ठीक है, जब बहुत कॉर्डियल रिलेशंस नहीं है एंड द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड वॉर, ठीक है, तो आप यू आर एट वॉर, देन दिस पर्टिकुलर कंट्री बिकम्स योर एनिमी, ठीक है। अब ये फ्रेंड नहीं है, अब ये क्या बन गई? दुश्मन, एनिमी, है ना। तो क्या इस कंट्री की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड होना चाहिए? द आंसर इज नो, नहीं अलाउड होता है, ठीक है मैम। मेरे तो बेसिक्स है, इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, डिटरमाइनिंग एनिमी कैरेक्टर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अब मान लो इंडिया में मैंने कंपनी खोली, इंडिया में मैंने कंपनी खोली, तो मतलब मैंने पैसा लगाया है, शिवांगी इज द शेयर होल्डर। शिवांगी क्या है? एक इंडियन है। इंडिया में किसी और ने भी आके कंपनी खोली, कोई चाइनीज कंपनी ने कंपनी खोल दी, कोई चाइना के लोगों ने कंपनी खोल दी, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो एक और कंपनी खोली जिसमें पैसा किसने लगाया है? ऑल द चाइनीज पीपल, राइट। चाइना का पैसा लगाया यहाँ पे, चाइना के शेयर होल्डर्स हैं। अब अगर ये कंपनी इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है व्हेन इंडिया इज एट वॉर विद चाइना, क्या ये कंपनी हमारी एनिमी है या फ्रेंड है? अगर हम देखेंगे ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इंडिया में कंपनी बनी है, वो तो हमारी फ्रेंड हो गई। पर अगर हम इस पर्दे को उठा के देखें, रियल पर्सन्स हु हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी, हु आर देयर इन द कंपनी, तो ये हमारी enemy हो जाएगी। So whenever we want to determine the character of the company, whether it's an enemy or a friend, and all those cases, कोर्ट ने क्या किया है? कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया है। So in the past it has happened, and it happened in the case of Daimler Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company Limited, ठीक है। तो जर्मन का ये था, ठीक है। अब उतना डिटेल में आपको केस लॉ तो याद करने की ज़रूरत है नहीं, केस लॉ के फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो इफ़ यू आर मेंटेनिंग अ कॉपी, इट्स ऑल्सो एडवाइजेबल कि थोड़ा सा आप लिख लिया करो, ठीक है, ओके। तो कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो तो किसी की एनिमी या फ्रेंड हो नहीं सकती है, बट जब भी वॉर होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द पर्सन्स बिहाइंड द कंपनी टू चेक वेदर दे आर फ्रेंड्स और एनिमी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो दैट इज व्हाई ये काम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, जोन्स वर्सेस लिपमैन। अब ये क्या है? बेसिकली यहाँ पे ना एग्जैक्टली आई वुडंट से फ्रॉड, बट बेसिकली इसमें लिपमैन जो था ना, उसने क्या किया, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दैट आई विल सेल माई लैंड टू यू,
बट बाद में इसको लगा कि नहीं यार मेरे को नहीं बेचना है, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि नहीं तुमको तो बेचना ही पड़ेगा. सो व्हाट ही डिड इज, इसने एक कंपनी बनाई एंड ही ट्रांसफर द लैंड इन द कंपनीज नेम. ठीक है, उसने वो ट्रांसफर कर दिया. अब जोन्स ने इसको क्या किया, स्यू कर दिया कि ये तो तुमने गलत किया है. उसने कहा कि कंपनी अलग है भाई, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी ठीक है, आप मतलब वो कर सकते हो ना, ब्रीच मतलब कर सकते हो, आप कॉम्पनसेशन वगैरह ले सकते हो, बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैं कैसे कर पाऊंगी. मतलब इफ आई डोंट हैव द लैंड हाउ कैन आई सेल इट टू यू. द लैंड इज इन द नेम ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो हाउ कैन आई सेल द लैंड टू यू. यू गेट माई पॉइंट. तो यहाँ पे बोला गया कि नहीं, अगर आपने कंपनी बनाई ही थी सिर्फ फ्रॉड कमिट करने के लिए, किसी के साथ धोखा देने के लिए, किसी के साथ इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट्स कॉर्पोरेट वील को लिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फॉर पब्लिक पॉलिसी. नो क्वेश्चंस आस्क्ड, व्हेनेवर इट इज अ मैटर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी द कोर्ट्स अनडाउटेडली कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील. द नेक्स्ट इज व्हेन द कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड या मियर शैम. मतलब यहाँ पे क्या है, कंपनी आपने किसी इलीगल पर्पस के लिए बनाई है. इलीगल पर्पस मतलब सपोजिटली देयर इज अ पर्सन हु इज डूइंग ड्रग ट्रैफिकिंग, है ना. तो अब ड्रग ट्रैफिकिंग करते हो आपने, शायद देयर आर मेनी मूवीज एंड वेब सीरीज ऑल्सो इफ यू हैव प्रोबेबली वॉच्ड देम. तो किया क्या है, एक ऑन पेपर कंपनी बना दी है जिसमें ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं, आप कुछ सेल दिखा रहे हो, कुछ ये दिखा रहे हो, बट that is only used for turning your black money into white money, right? Or maybe you have formed the company, your intention or purpose was that we'll take a bank loan, we'll show all the losses and will not repay the loan, right? तो आपका intention ही था to defraud the creditors, right? To avoid some obligation. तो इस तरीके से अगर आपने कंपनी बनाई है then that is also a case of lifting of corporate wheel. ठीक है. Then next comes when the company acts as agents of its shareholders. ठीक है. See, there are a lot of cases basically जब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी बनाई या आप बोलो सब्सिडियरी बनाई just to make it as an agent. जैसे मेरे को चाहिए एक चीज का लाइसेंस, मेरी कंपनी ने अप्लाई किया और उनको रिफ्यूज कर दिया गया. अब मैंने क्या किया, मैंने एक सब्सिडियरी कंपनी बनाई और उनके थ्रू लाइसेंस अप्लाई कर दिया. क्या वो कंपनी अपना अलग से कुछ भी कर रही है, क्या उस कंपनी का अपना कुछ भी से है? द आंसर इज नो, इट इज merely एक्टिंग एज माई एजेंट. आर दीज टू कंपनीज नॉट सेम? यस, ऑफ कोर्स दे आर सेम, राइट. तो क्या ये कोर्ट लिफ्ट नहीं कर सकता कॉर्पोरेट व्हील? ऑफ कोर्स. तो अगर आप दो कंपनीज के बीच में कोई भी ऐसा कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर, the shareholder is eventually a company in my example, right? जो actually case law या चीजें establish हुई थी. ठीक है, तो कंपनी और उसका शेयर होल्डर कैन बी अनदर कंपनी, है ना. तो कंपनी, उसका शेयर होल्डर या दो कंपनी, मतलब एक कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी. अभी आपको शायद थोड़े टेक्निकल टर्म्स लग रहे होंगे जब मैं ये चीज़ें बता रही हूँ तो, बट बिकॉज वी हैव अ वेरी वास्ट सिलेबस टू कवर, वन थिंग एट अ टाइम हैज़ टू बी देयर. मैं एक साथ सब चीज़ें नहीं बता सकती. ठीक है, तो बेसिकली आप समझो, अदरवाइज क्या होगा, मैं बोलती जाऊँगी और आपको लगेगा अरे यार मैम इतना समय एक टॉपिक पे, है ना. तो हमें एक टाइमलाइन है, हमारा एक चार्ट बना हुआ है विद इन विच वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस, राइट. तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी कॉन्सेप्ट, एनी क्वालिटी. सो दैट्स हाउ विल वर्क. ठीक है, तो अगर एक कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर के मुताबिक काम कर रही है, ठीक है, वो शेयर होल्डर की एजेंट की तरह काम कर रही है. जो ये शेयर होल्डर बोल रहा है, दिस शेयर होल्डर कुड बी एन इंडिविजुअल, इट कुड बी अ कंपनी ऑल्सो. ठीक है, तो जो ये बोल रहे हैं वो वही कर रहे हैं. इनको बनाया ही इसीलिए गया है ताकि ये अपना सुचारू रूप से बिजनेस चला सकें. तो ऐसी सिचुएशन में भैया तुम और तुम दोनों एक हो. ठीक है, नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन. यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया है, प्लीज ये मत सोचना कि ये याद नहीं करना है, ये भी याद करना है, वो मिट गया होगा. ठीक है, तो ये तो जितने दिए हुए हैं सबके सब याद करने हैं. अब अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन क्या होता है? वेलफेयर लेजिस्लेशन बहुत सिंपल होता है लॉ, बस हम उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है? लॉ, स्टैट्यूट, है ना. वेलफेयर मतलब जो किसी का भला कर रहा है. तो भला करने वाले लेजिस्लेशन भी होते हैं मैम. हमें तो लगा लॉ सिर्फ देखो
जैसे अगर हम इंडस्ट्रियल लॉस पढ़ेंगे उसमें आप बोनस पढ़ोगे, आप वेजेस, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो अगर मैं बोनस की बात करूं, है ना, प्रॉफिट के हिसाब से आपको अपने वर्कमैन को बोनस देना होता है। अब एक कंपनी जिसके बहुत मतलब बहुत अच्छा कमा रहा है ना, तो बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, तो वर्कमैन को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, एक और कंपनी बनाई और उसमें कुछ चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ इनकम को ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि यहाँ पे दिखे कि प्रॉफिट तो कम हो रहा है तो हमें बोनस इवेंचुअली कम देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा ऐसा तो नहीं चलेगा भाई, जो कंपनी तुमने बनाई है जिसमें ट्रांसफ़र की अपनी इनकम, वो दोनों को मिला दो। अब वापस प्रॉफिट उतना ही, तो बोनस देना ही पड़ेगा। ठीक है, सो कोर्ट upheld the piercing of wheel to look at the real transaction, right? What is actually happening? This happened in the case of workmen of Associated Rubber Industry Limited versus Associated Rubber Industry Limited. And the last one is punished for contempt of court. Contempt of court मतलब क्या है यार, कंपनी को बोला गया, तुम समन दिया गया कि तुम आओ, यू हैव टू, कंपनी थोड़ी ना पैर से चल के आएगी जूते मोजे पहन के कि हम आ गए कोर्ट में, आप तुमने बुलाया और हम चले आए, नहीं आ सकती है वो। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और कंपनी अगर आ नहीं सकती तो कंपनी डिसोबे भी थोड़ी ना कर रही है कोर्ट के ऑर्डर्स को। कोर्ट के ऑर्डर को, कोर्ट के समन को कोई पढ़ेगा, देयर विल बी सम पर्सन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, हु विल बी द रिप्रेजेंटेटिव हु हैज टू अपीयर देयर, राइट? सो इफ यू आर डिसोबेइंग द कोर्ट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट, then who is disobeying has to be identified. It can never be the company who is disobeying. तो इस चीज के लिए हम कंपनी को कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? तो ऐसी सिचुएशन में तो हमें कॉर्पोरेट व्हील को हटाना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा, पियर्स करना ही करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो नाउ यू आर गोइंग टू रिपीट विद मी, in what cases corporate wheel may be lifted? The one, number one is प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्सेस। सेकेंड, डिटरमाइनिंग एनिमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी। थर्ड, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, और इसके साथ साथ एक और है कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड। ठीक है, फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, where a company acts as agent of its shareholders, avoidance of welfare legislations and punishment for contempt of court. ठीक है, तो टोटल इतनी चीजें आपको याद करनी है। क्लास के बाद आप इसको 2, 4, 5, 10 बार रिपीट करोगे। मेक अ चार्ट जहाँ पे आप ये सारे पॉइंट्स लिखोगे, और उसके आगे जो जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किए हैं कि ये केस लॉज आपको याद होने चाहिए, तो उन केस लॉज के नाम लिखोगे। ठीक है, और यू हैव वंस यू हैव लर्नड इट, या अभी आपको लगता है कि यार आज मैंने थोड़ा सा इसको सेट इन कर लिया है, थोड़ा समझ में आया है, थोड़ी चीज़ें आई हैं, तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है। मैम अभी तो आपने लिखना सिखाया नहीं भैया, आज अचानक से ABCD लिखना सीखना है क्या? लॉ में पेपर कैसे प्रेजेंट करते हैं वो सारी चीज़ें सिखानी है, बट जो बेसिक बोला है इतना तो ऐसे हेडिंग डाल के तो लिख सकते हो ना। इन द फॉलोइंग केसेस कोर्ट्स में लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। नंबर 1 है ना, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो भी लिख पा रहे हो लिखो। नंबर 2, डिटरमाइनिंग द एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी एज इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिस केस लॉ। ठीक है, तो ऐसे करके कोशिश करनी है और सारे पॉइंट्स को लिखना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे, राइट? सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।